चलें रजिस्टर खोलिए। रजिस्टर खोलिएगा सर। ये मूविंग डायरेक्शन साइज छोटा हो गया। चलें बेटा स्टार्ट कीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? जी कल हम कुछ एंट्रीज कर रहे थे, कोई कल से रिलेटेड इशू तो नहीं है कि प्लीज एक नजर देखें क्या पढ़ रहे थे कल। क्या डिस्कशन चल रही थी सर? डिस्पोजल की अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस हो रही थी। देख के बताएं कहां तक बात हो गई थी। ढूंढे किस सिचुएशन में बात कंप्लीट कर ली थी हमने। अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का सेपरेट लेजर नहीं बन रहा और लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं भी हैं और हैं भी, तब भी डिस्कशन कंप्लीट हो गई थी। देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। आइदर नंबर 1 कि हम एक कंपाउंड एंट्री कर लें, और ऑल्टरनेटिवली हम डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बना के भी डिस्पोजल गेन लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कल तक डिस्कशन हुई थी वो ये थी, वो इस कॉन्टेक्स्ट में थी कि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा से नहीं बन रहा। जाते जाते एंड में हमने एक एग्जांपल लिखी थी, 2 सालों का एक लेजर बनाया था, और उसके नीचे पर एक एग्जांपल के तौर पे हम उस मशीनरी को डिस्पोज करने की बात कर रहे थे। लेकिन इस केस में अब हम अज्यूम ये करने लगे हैं कि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बन रहा है। कुछ याद आ गया प्लीज? कल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन?
देख लें, एक नजर रिवाइज कर लेना, ये फिर मैं इंशाल्लाह फिर डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। जो स्टूडेंट्स आपका कोई सवाल कल से रिलेटेड, ये प्लीज रिवाइज जरूर किया करें यार। आई होप कि आपने कुछ टाइम निकाला होगा घर, एक दफा दोबारा मेरे सामने देख लें, कोई कंफ्यूजन जहन में आती है तो बताएं। शुरू करें फिर? चले फिर आप स्टार्ट करें। हम एक एग्जाम्पल का डाटा लिख रहे थे जिसमें एक मशीनरी लेजर देखें जो बनाया था आपने मेरे साथ। एक मशीनरी 15 लाख रुपीस की परचेज हुई थी और फिर इसे 2 साल हमने यूज कर लिया था और 1,70,000 उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हो चुकी थी एज ऑन 1 जनवरी 2021। और इस डेट पे फिर हम ये अज्यूम कर रहे थे कि इस मशीनरी को हमने 13 लाख रुपीस पे सेल कर दिया है। और हम अब ये डिस्कस करने लगे हैं कि अगर डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू इसका गेन लॉस कैलकुलेट करना हो तो उसका फिर हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। सब कुछ याद आ गया प्लीज? अब अगर बेटा डिस्पोजल अकाउंट बनाना है आपने तो उसके लिए कल फिर मैंने कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज आपको बताई थी, तो जरा ढूंढेंगे काइंडली कहाँ पे लिखी हुई एंट्रीज। फुल इन्वॉल्व हैं, बस 5-10 मिनट की बात है, ये बात खत्म हो जानी है, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं। तो अब मुश्किल नहीं है, शायद कल बातें जो हो गई हैं उन्हीं की बेस पे इंशाल्लाह ये डिस्कशन अभी कंप्लीट कर लेंगे। तो बताएंगे कौन सी एंट्री ज़हन में आती हैं? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री किस अमाउंट से होती है? जिस अमाउंट पे आपने एसेट बेचा होता है, जिसे मैं सेल प्रोसीड्स कह रहा था। सेकेंडली कौन सी एंट्री आप देख रहे हैं? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ये किस अमाउंट पे एंट्री हुई थी? ये डब्ल्यूडीवी पे इसलिए हुई थी क्योंकि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं बन रहा था। तो अब इन्हीं दो एंट्रीज को ज़हन में रखें और अब हम नीचे अप्लाई करते हैं, और जहां अगर कहीं कोई चेंज आना है तो उसको फिर डिस्कस करते हैं। तो आगे पहले ये जो जहां तक हमने कंप्लीट किया था उसी के नीचे पहले एंट्रीज लिख लें और फिर उससे एक डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बनवाइएगा। जी बताएं जी, पहली एंट्री क्या कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट वाली एंट्री एज इट इज ही रहेगी, लेकिन उसके पैसे अब कितने आए इस केस में? कितने से एंट्री होगी इस केस में? तो कैश डेबिट 13 लाख and disposal account credit 13 lakh। इन अदर वर्ड्स, अगर एसेट अकाउंट WDV पे है या एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है, सेल प्रोसीड्स वाली एंट्री में कोई चेंज नहीं है। सेल प्रोसीड से ये कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट वाली एंट्री हो जाएगी। किस किस लेजर में ये फिगर चली जाएगी? कैश के लेजर में डेबिट साइड पे जाएगी और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी। दूसरी एंट्री देखें क्या हुई थी कल। अब दूसरी एंट्री बेटा लिखने से पहले जरा मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। दूसरी एंट्री आपने कल लिखी थी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री तो एज इट इज ही रहेगी, लेकिन ये एंट्री कल हमने की थी WDV पे। अब एक मिनट लिखने के बजाय जरा बात समझ लें जो डिफरेंस आ रहा है। जरा ढूंढ लें जरा किस एंट्री की बात कर रहा हूँ, जो कल वाली एंट्री कह रहा हूँ बार बार। आपने एक एंट्री की थी कल मेरे साथ 6,50,000 से, वो कॉस्ट पे एंट्री थी या WDV पे थी? अब इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग बना हुआ है, तो एक सेकंड जरा बोर्ड पर देखें। तो एसेट अकाउंट में अब 15 लाख कॉस्ट अलग आ रही है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 1,70,000 अलग आ रही है। कैलकुलेटर पकड़े जरा, वैसे इसकी WDV है क्या? कर ले, दोबारा सॉल्व करना जरा। 15 लाख माइनस 1,70,000, 30,30,000 WDV है। मैं अगर इस केस में, जिस केस में ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग बना हुआ है, अगर ये एंट्री 13,30,000 से करूं, विच मींस WDV से एंट्री करूं, तो इस एंट्री को 13,30,000 WDV से करने से
क्या इम्पैक्ट होगा जरा गौर से देखें जरा। नहीं नहीं वो तो बात आपकी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं जरा दोनों इम्पैक्ट्स बता दूं। मैंने आपके सामने एग्जैक्टली वही एंट्री लिखी है जो कल लिखी थी, और अमाउंट भी मैंने WDV की लिख दी है, हालांकि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बना हुआ है। अगर बेटा मैं ये एंट्री करूं तो डेफिनेटली डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे 13,30,000 चला जाएगा। किस साइड पे जाएगा, प्लीज हिम्मत किया करें, डेबिट साइड पे मशीनरी का रेफरेंस होगा। लेकिन इसका जो सेकंड इफेक्ट है फिर मशीनरी के लेजर में भी आना है, और मशीनरी के लेजर में अमाउंट 1,330,333 आएगी, 000 आएगी, और रेफरेंस डिस्पोजल होगा। तो मसलन जरा मशीनरी के लेजर में किधर आएगी फिगर, क्रेडिट साइड भी आएगी ना, कितनी आएगी फिर। तो मशीनरी के लेजर में क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल अकाउंट के रेफरेंस से 13,30,000 आएगा अगर मैं WDV की बेस पे एंट्री करूंगा, ऐसे ही है सर। लेकिन ये अब इस 13,30,000 से अगर आप एंट्री करेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि एसेट के लेजर में तो 15 लाख है डेबिट साइड पे, ऐसे ही नहीं यार, और हम 13,30,000 से क्रेडिट कर रहे हैं, विच मीन्स कि हमारा एसेट फुली क्रेडिट नहीं हो रहा। और अगर आपने ये एसेट बेच दी है तो आफ्टर डिस्पोजल आपके लेजर में फिर इस एसेट का कोई बैलेंस नहीं रहना चाहिए। ये प्रॉब्लम उस केस में कब नहीं होगा, जब ये प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, डेबिट साइड पे कॉस्ट है और क्रेडिट साइड पे अगर मैं WDV से एंट्री करूंगा तो ये एसेट फुली जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर एसेट अकाउंट ऑलरेडी WDV पे होता तो फिर हम WDV पे लेजर में अगर क्रेडिट करते तो आफ्टर डिस्पोजल एसेट जीरो हो जाता। क्या डिस्पोजल के बाद हमारी बुक से एसेट खत्म हो जाना चाहिए, क्यों खत्म हो जाना चाहिए, वो हमने बेच दी है तो एसेट जीरो हो जाना चाहिए, उसकी जगह जो कैश है वो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो अगर एसेट अकाउंट WDV पे होगा फिर तो आप डिस्पोजल डेबिट और एसेट क्रेडिट वाली एंट्री WDV पे ही करेंगे। लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो आपको मजबूरन ये एंट्री WDV की बजाय कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ताकि एसेट अकाउंट में से पूरी कॉस्ट की फिगर जीरो हो सके। तो किस केस में WDV पे एंट्री करते हैं, अगर एसेट अकाउंट WDV पे हो, और अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो तो फिर आपको ये डिस्पोजल डेबिट और एसेट क्रेडिट वाली एंट्री कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ताकि एसेट अकाउंट में फिगर खत्म हो सके। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। लेकिन डेफिनेटली उससे हमारा मसला भी हल नहीं होगा, फिर शायद हमें एक और काम भी करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सिर्फ क्या आ रहा है, कॉस्ट की बजाय अगर कॉस्ट की बजाय अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो फिर तो वही डिस्कशन हो जाएगी जो कल हमने की है। लेकिन आज अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो मुझे 13,30,000 की बजाय, बोर्ड पे जरा देखें, कितने से क्रेडिट करना चाहिए, 15 लाख से क्रेडिट बेटा करूंगा तभी ये एसेट अकाउंट में फिगर खत्म होगी आफ्टर डिस्पोजल। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट एट कॉस्ट एंट्री की जाती है अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा से बन रहा हो। आप लिखने की काइंडली जल्दी ना जरा करें, मैं आपको जरा सारी सिचुएशन जरा सामने दिखाना चाहता हूँ, तो और साथ साथ डिफरेंसेस भी बता रहा हूँ ताकि आप जरा सही तरह से क्लियर हो सके। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट क्रेडिट वाली एंट्री WDV पे कब करते हैं, एक दफा आप रिपीट कर दो जरा। अगर एसेट अकाउंट WDV पे हो, लेकिन कॉस्ट पे कब करनी पड़ती है, जब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो। इट मींस इस केस में 13,13,000 की बजाय 13,30,000 की बजाय 15 लाख से मैं एंट्री कर रहा हूँ, विच मींस मैं अब ये एंट्री कॉस्ट पे कर रहा हूँ WDV की बजाय, तो एट कॉस्ट। यहां तक बात समझ आई मेरी, एनी कंफ्यूजन। तो इट मींस जब हम क्वेश्चंस कर रहे हुआ करेंगे तो एंट्रीज करते हुए हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है या एसेट अकाउंट WDV पे बन रहा है, और अकॉर्डिंगली फिर हमारी एडजस्टमेंट की अमाउंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन अब एक और इशू पहले रिजॉल्व करवा लें, मेरे से रिजॉल्व करवा लें, फिर उसके बाद आप लिखने की कोशिश करें। अब अगर बेटा ये दो एंट्रीज करूं मैं और यहां से मैं एक डिस्पोजल अकाउंट बनाऊं, तो जरा पोस्टिंग करवाएंगे इन एंट्रीज को देख के जरा डिस्पोजल अकाउंट में। बताएं पहली एंट्री डिस्पोजल अकाउंट में किधर लिखूं, किस रेफरेंस से लिखूं, 13 लाख इधर आ गया। सेकेंड एंट्री देखें, डिस्पोजल अकाउंट अब डेबिट हो रहा है 15 लाख,
रेफरेंस आ जाएगा मशीनरी। अब जस्ट सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट देखें, नहीं एक सेकंड, डेबिट साइड पे कॉस्ट है, कॉस्ट है या डब्ल्यूडीवी है? 15 लाख कॉस्ट है और क्रेडिट साइड पे सेल प्रोसीड्स है। अब जस्ट अगर इन दो फिगर्स की बेस पे गेन लॉस निकालने लगूं तो ये भी लॉजिकली सही नहीं है। अगर इसे एज इट इज बैलेंस करूंगा तो कितनी बैलेंसिंग फिगर आ रही है? 2 लाख का कौन सा बैलेंस आ जाएगा? डेबिट बैलेंस आ जाएगा या क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा? डेबिट साइड पे 2 लाख रुपया ज्यादा है, 15 लाख और 13 लाख, तो डेबिट साइड पे 2 लाख ज्यादा है, लिखेंगे आप क्रेडिट साइड पे, तो वो गेन ऑन डिस्पोजल बन रहा होगा या लॉस ऑन डिस्पोजल? अब इसको देखें तो यहाँ तो 2 लाख का लॉस नजर आ रहा है, हालांकि लॉस एक्चुअली है कितना? और गेन या लॉस इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कैश, कॉस्ट एंड सेल प्रोसीड्स को कंपेयर करके गेन लॉस नहीं आता, डब्ल्यूडीवी और सेल प्रोसीड्स को कंपेयर करके गेन लॉस निकलता है। तब क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे था तो हमें मजबूरन एसेट को कॉस्ट पे क्रेडिट तो करना पड़ गया है, लेकिन स्टिल ये कंपैरिजन अभी लॉजिकल नहीं है। कॉस्ट और कैश को कंपेयर करके गेन लॉस नहीं कैलकुलेट होता। देयरफॉर हमें अब 15 लाख की कॉस्ट को डब्ल्यूडीवी बनाने के लिए, 15 लाख की कॉस्ट को डब्ल्यूडीवी बनाने के लिए एक और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अपने सामने कर ली नहीं बेटा, वो कर देंगे, वो बड़ा इजी हो जाएगा। आपने सामने जरा कल वाला डिस्पोजल अकाउंट निकाला था, ये जो कल आपने अपने रजिस्टर में एक लेफ्ट साइड पे एक डिस्पोजल अकाउंट बनाया हुआ था। जो डिस्पोजल अकाउंट आपने कल बनाया था उसमें डेबिट साइड पे डब्ल्यूडीवी ऑलरेडी मौजूद है और क्रेडिट साइड पे कैश है, तो डब्ल्यूडीवी और कैश आपस में कंपेयर हो रहा है और आपको किसी और एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बस बैलेंस करने से सही गेन या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। आपके उस लेजर में और मेरे इस लेजर में इस वक्त डिफरेंस क्या है? कैश में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जहां आपने कल डब्ल्यूडीवी लिखी थी वहां मैंने कॉस्ट क्यों लिखी है? क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है, लेकिन अब मुझे इस कॉस्ट को डब्ल्यूडीवी में इनडायरेक्टली कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बना हुआ है। किस केस में बस 2 एडजस्टमेंट से डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है तो आप एक डब्ल्यूडीवी की एंट्री करें और एक कैश की एंट्री करें, आपके डिस्पोजल अकाउंट में इंशाल्लाह गेन या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो अब आपको एक थर्ड एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि आप इस कॉस्ट को डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट कर सकें। ये मेरे लास्ट वर्ड जरा रिपीट कर देंगे, क्या बोला मैंने? मुझे एक और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि 15 लाख की कॉस्ट को डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट किया जा सके। आप लोगों को पता है कि कॉस्ट से डब्ल्यूडीवी कैसे बनाते हैं? कॉस्ट में से क्या निकाल दें तो डब्ल्यूडीवी बन जाएगी। तब कॉस्ट को अगर डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एक एडजस्टमेंट करनी है। तब जरा बोर्ड पे जरा काइंडली देखें, 15 लाख आपको लेजर में किधर नजर आ रहा है? ये कॉस्ट है। और जरा बोर्ड पे देखें, क्या इस मशीनरी की कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी थी? कितनी थी? 1,70,000। अगर इस 15 लाख में से मैं 1,70,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो क्या डब्ल्यूडीवी बन जाएगी सर? लेकिन एक तरीका तो माइनस करने का ये था कि मैं माइनस करके ही एंट्री करता और 13,30,000 की एंट्री कर देता, लेकिन उस तरह करूंगा तो फिर एसेट अकाउंट में फिगर सही नहीं होगी। तो क्या इनडायरेक्टली वे भी हो सकता है कि मैं इस 15 लाख को डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट कर दूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करके? ये अब मेरे से सुने फाइनली, 15 लाख बटा इस वक्त डेबिट साइड पे फिगर है कॉस्ट की, अगर मैंने इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट से डब्ल्यूडीवी बनाना है तो आप कुछ हेल्प करेंगे कि मैं इस डिस्पोजल अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे लिख दूं या क्रेडिट साइड पे लिख दूं? और यार डेबिट साइड पे लिखूंगा ना यार, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे इस लेजर में आनी चाहिए ताकि कॉस्ट डब्ल्यूडीवी बन जाए, या नेट ऑफ करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखूंगा? डेबिट साइड पे लिखूंगा तो ये तो दोनों फिगर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, हालांकि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होनी होती है। तो अगर मैं सिंपली इस तरह से कर दूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सही जगह लिख रहा हूं, कितने से ऑटोमेटिकली ये एक डबल एंट्री बन रही है सर, अगर आप गौर से देखें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रेफरेंसेस देख के को बताएंगे क्या एंट्री कर रहा हूं?
एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री क्यों कर रहा हूं? ताकि कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नेट ऑफ होके WDV बन जाए और कैश के कंपैरिजन से फिर गेन या लॉस सही कैलकुलेट हो जाए। तो ये एंट्री अपना लेजर कल वाला दोबारा देखें, डिस्पोजल अकाउंट। आपको कल वाले लेजर में ये वाली एंट्री क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि पहले ही WDV बनी हुई है। तो ये जो तीसरी एंट्री है डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में, ये कब करनी पड़ती है? जब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो। क्यों करनी पड़ती है? ताकि कॉस्ट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन से नेट ऑफ होके WDV में कन्वर्ट हो जाए। देन काइंडली 1 मिनट जरा कैलकुलेटर हाथ में पकड़ें। क्या अब इन एडजस्टमेंट्स के बाद हम सही गेन या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे? क्रेडिट साइड का सम करें जरा। अभी भी कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? तो 15 लाख बटा इधर आएगा डेबिट साइड पे, ऑपोजिट साइड पे भी 15 लाख होना चाहिए। और डिफरेंस किधर लिखूं? किधर लिखूं? किधर लिखूं? डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है? 30,000। क्या अब ये सही लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट हो गया है? पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमारा कंपैरिजन गलत था। हमारा कंपैरिजन कॉस्ट और कैश का हो रहा था, हालांकि वो WDV और कैश का होना चाहिए था। तो इस लेजर में WDV बनी नजर आ रही है? कैसे बनी नजर आ रही है? नेट करके बनी नजर नहीं आ रही। कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नेट ऑफ होके खुद ही इंशाल्लाह WDV बन जाएगी और कैश से कंपैरिजन करेंगे आप तो आपका होपफुली सही गेन लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप कि मैं कुछ समझा सका। तो इट मींस फाइनली जस्ट मिनट, अभी आप ये वाला ना बनाया, आपने एंट्रीज भी लिखनी है। जस्ट 1 मिनट। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना होगा तो पहली एंट्री कैश वाली एज इट इज है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी क्रेडिट के वर्ड्स भी एज इट इज है, लेकिन ये एंट्री WDV की बजाय कॉस्ट पे होगी। और जब ये WDV की बजाय कॉस्ट पे होगी तो फिर हम एक तीसरी एंट्री सोचनी हुआ करेगी। वो मेरी रिक्वेस्ट है, जरा डिस्पोजल अकाउंट में देख के जरा बता दें क्या एंट्री बनी हुई है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट वाली एंट्री उस वक्त करते हैं जब एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलग बने हो और एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो। आई होप कि अब कुछ क्लियर हो गया है। बाकी डेफिनेटली ये जो लास्ट एंट्री है इसका इफेक्ट क्या एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर पे होगा? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर इफेक्ट करेगा? किस साइड पे फिगर आएगी? डेबिट साइड पे आएगी, रेफरेंस डिस्पोजल होगा और सेकंड इफेक्ट जो है वो डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बाकी लेजर्स में पोस्टिंग बाद में कर लीजिएगा, पहले नीचे एंट्रीज पूरी कर लें और उसके नीचे जरा लेजर बना लें। बाकी फिर इनके जो सेकंड इफेक्ट्स हैं वो ऊपर जो लेजर हम बना रहे थे उनमें हम फिर कंप्लीट करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई हो प्लीज मेरी डिस्कशन में तो प्लीज बताएं। जी ऑनरेस्टमेंट साहब भी। जी ऑनरेस्टमेंट साहब को क्लियर हो गया? ये तो बेटा बैलेंसिंग फिगर है, ये 30,000 तो एक लेजर को बैलेंस करके फिगर आई। ये तो सिंपली जिस तरह जस्ट लाइक एनी अदर लेजर, जब आप एंट्रीज पोस्ट कर लेते हैं तो जस्ट लाइक एनी अदर लेजर आपने ये लेजर बैलेंस किया है तो इसमें इस लेजर में 30,000 का डिफरेंस रह गया डेबिट साइड पे अमाउंट ज्यादा होने की वजह से। और डेबिट बैलेंस इस लेजर में जो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ रिफ्लेक्ट्स लॉस ऑन डिस्पोजल, और अगर इस लेजर में क्रेडिट बैलेंस आ जाए
तो दैट विल रिफ्लेक्ट गेन ऑन डिस्पोजल। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक सिंपली बैलेंसिंग फिगर है। और बस मेन क्वेश्चन यही है कि क्या ये बैलेंसिंग फिगर सही कैलकुलेट हुई है, क्या वाकई 30,000 लॉस बनता था? 13,30,000 आपकी मशीनरी की WDV थी और उसे आपने 13 लाख पे बेचा है, तो 30,000 का एक लॉस हो रहा था, जो अगर हमें एग्जामिनर कहे तो हम डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में भी एंट्रीज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा वो तो मेरे ख्याल कल परसों बहस हुई थी इस पे। वो तो सिर्फ इसलिए कि अगर आप अपने लेजर्स में से ये इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको आपके लेजर्स अलग-अलग बताते रहे कि एसेट की कॉस्ट कितनी थी और वो कितना डेप्रिशिएट हो गया। अगर आप ये इंफॉर्मेशन अलग-अलग चाहते हैं तो फिर एसेट अकाउंट आप कॉस्ट पे बना लेंगे और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग रख लेंगे। तो वो तो जस्ट इसलिए होता है ताकि आप, अगर आप रिक्वायरमेंट आपकी है कि आप अलग पता चले आपको कॉस्ट कितनी थी और कितना डेप्रिशिएट हो गया, तो उस केस में आप अलग लेजर बना लेंगे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का। और अगर आप चाहते हैं कि बस एसेट की WDV पता चल जाए, तो उस केस में आप एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। ये नोट कर लिया आप लोगों? ये आपका कोई क्वेश्चन जी प्लीज? बाकी से फिर पीछे जाए जरा, इन एंट्री से पीछे ये जो एक मशीनरी अकाउंट बनाया हुआ था हमने और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट बनाया हुआ था, इसमें कुछ फैक्ट्स पोस्ट होंगे इन एंट्री से। कैश वाली एंट्री का जो डेबिट इफेक्ट है वो तो कैश के लेजर में डेबिट होना है, तो वो तो शायद हम नहीं बना रहे। सेकंड एंट्री देखें, सेकंड एंट्री में मशीनरी के लेजर में कोई फिगर आएगी? किस साइड पे आएगी, कितनी आएगी? क्रेडिट साइड पे आएगी और 15,000 आएगी, डेट भी लिखें 1 जनवरी। और रेफरेंस क्या आएगा? रेफरेंस क्या आएगा सर? सही साइड है रखें, कहीं पोस्टिंग कर ना प्लीज करें। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ है और मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट है। ठीक है, लास्ट एंट्री देखें थर्ड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में फिगर आएगी? किस साइड पे, कितनी आएगी, किस रेफरेंस से आएगी? और इन एंट्रीज को पोस्ट करने के बाद आप ये दोनों लेजर्स भी बैलेंस करें जरा। कंप्लीट करें प्लीज सारा कुछ। मशीनरी अकाउंट में जीरो क्यों हो गया? क्योंकि एसेट डिस्पोज हो गया, अब हमारे पास है ही नहीं। और उससे रिलेटेड जो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है वो भी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर होने की वजह से, तो जब एसेट ही नहीं रहा तो उससे रिलेटेड फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस भी खत्म हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्या बताती है कि एसेट कितना कम हो गया था? तो जब वो एसेट हमारी बुक से निकल गया तो उसकी कॉस्ट भी डिस्पोजल अकाउंट में और उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद फिर उस एसेट से रिलेटेड लेजर्स खत्म हो जाएंगे और उसकी जगह कैश आपकी बुक्स में आ जाएगा और जो गेन लॉस है वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा। आई होप के पोस्टिंग क्लियर होगी। एनी कंफ्यूजन? ओके सर जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस खामोशी की वजह वही तो नहीं है? वही है ना यार। चले एक हम पेज बना रहे थे, एक कल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल वाला पेज फाइनल कर रहे थे सेंटर में एक लाइन लगा के। तो लेफ्ट साइड पे तो एंट्रीज हमने लिखनी है। अब ये जो एंट्रीज अभी फाइनल हुई हैं ये जरा राइट साइड पे भी एक्सप्लेन कर लो जरा। ढूंढ लेंगे कहाँ की बात कर रहा हूँ। और उसमें पहले अब जरा लेजर्स वाली बात हुई है तो पहले जरा नीचे ही आ जाए जरा, ये जो इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड में। अच्छा, इस पेज को बनाने का मकसद ये है कि आपके सामने जरा आमने सामने कंपैरिजन भी हो जाए और जहां सिमिलरिटीज हैं या डिसिमिलरिटीज है वो भी सारा फाइनल हो जाए। जी, अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बन रहा है तो और डिस्पोजल अकाउंट के लेजर्स बनाए जा रहे हैं
तो क्या फर्स्ट एंट्री वुड रिमेन सेम? क्या कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब इसमें अमाउंट बेटा चाहे रहने दें यार, जो भी अमाउंट होगी, लेकिन ये कौन सी अमाउंट होगी? जो भी होगी सेल प्रोसीड्स की अमाउंट होगी। तो कोशिश बल्कि अगर आप भी कर सकें, मेरा ख्याल कर लेंगे, अगर ये कंपैरिजन फॉर्म में आमने सामने लिखा जा सके, चाहे लेजर कॉस्ट पे हो या डब्ल्यूडीबी पे हो, कौन सी एंट्री रिमेन सेम? जी सेकेंड एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, क्या ये हेड सेम रहेंगे? सेकेंड एंट्री के हेड सेम रहेंगे सर जी, लेकिन अमाउंट कौन सी की बजाय कौन सी हो जाएगी? एट कॉस्ट। ठीक है सर, और एट कॉस्ट एंट्री होने की वजह से एक थर्ड एंट्री भी करनी पड़ेगी, कौन सी? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ये थर्ड एंट्री किस अमाउंट से किया करेंगे? नहीं, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल है ये तीनों एंट्रीज, लेकिन ये जो थर्ड एंट्री किस अमाउंट से किया करेंगे? जरा थोड़ा नीचे जाएंगे, ठीक सही कह रहे हैं, थोड़ा नीचे जाए जरा। अभी थोड़ी देर पहले किस अमाउंट से किए? 170 से किए। 170 क्या है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, लेकिन किस डेट की है? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एट अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन which is at the time of disposal. एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन तो आप किसी भी डेट पे कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन तो आप हर किसी भी डेट पे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी साल के एंड पे, फर्स्ट ईयर के एंड पे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, सेकंड ईयर के एंड पे। लेकिन ये जो एंट्री है थर्ड, ये किस डेट की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन से एंट्री करेंगे? जिस दिन डिस्पोजल हुई है उस डेट पे जो एक्यूमुलेट हुई होगी, उस एक्यूमुलेटेड अमाउंट से फिर हम ये एंट्री करेंगे, ताकि डिस्पोजल वाले दिन एसेट की कॉस्ट में से फिगर लेस होके डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट हो सके। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन तो 1 लाख भी थी, जरा ढूंढने कहीं नीचे लेजर्स में, पहले साल बाद कितनी थी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? सॉरी 70,000 थी शायद। तो क्या 70 एक्यूमुलेटेड नहीं है? लेकिन क्या 70,000 से एंट्री की आपने? हम किस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को ढूंढा करेंगे? जी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। क्लियर है प्लीज? अच्छा, इसी तरह एक काम और भी करें जरा, ये जो कॉस्ट वाली एंट्री थी, इसके ऑपोजिट साइड पे जो डब्ल्यूडीवी लिखा हुआ है, एट डब्ल्यूडीवी 650, अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे होगा तो किस दिन की डब्ल्यूडीवी से एंट्री करेंगे? हाँ, ये भी क्लियर रखें जरा, किसी भी दिन की डब्ल्यूडीवी से नहीं, उस डब्ल्यूडीवी से जो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल है। तो इसको भी जरा अगर एक्सप्लेन करना, ब्रैकेट थोड़ी सी जरा कंप्लीट करना, एट डब्ल्यूडीवी विच इज एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। एट डब्ल्यूडीवी विच इज एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल से कर ले कंप्लीट, जरा थोड़ी सी कोशिश करके, ताकि ये पेज जरा कंप्रीहेंसिव हो जाए। जब क्वेश्चंस करें तो फिर मैंने ये बार बार पेज आपको दिखाया करना है, बल्कि शायद पहला स्टेप अभी इसका यही है कि ये पेज पे जो हमने एंट्रीज की हैं, इन एंट्रीज को जरा जहन में रखने की कोशिश की जाए, ताकि क्वेश्चंस में अप्लाई किया जा सके। एनी कंफ्यूजन जी बात? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके सर। एक काम रहता भी जी, और थोड़ा सा इसी पेज के ऊपर जाए, बताएंगे आप क्या रहता है अभी इस पेज में? एक जगह खाली रह गई है, अगर लेजर्स रिक्वायर्ड ना हो, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग बन रहा हो, तो फिर कंपाउंड एंट्री क्या करेंगे? नहीं मैंने बताना, मैंने ही है जरा,
यहाँ पहुंच जाए जरा, लेफ्ट साइड देखें स्टार्ट में, अगर लेजर्स रिक्वायर्ड ना हो, अगर लेजर्स रिक्वायर्ड ना हो और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा ना हो, तो फिर क्या एंट्री लिखी हुई है? कैश डेबिट किया हुआ है, एसेट किस अमाउंट पे क्रेडिट किया हुआ है? WDV पे, और उसे फिर बैलेंस करके गेन शायद आ रहा था इस केस में, लेकिन क्या लॉस भी आ सकता है? लॉस भी आ सकता है। यही बड़ा सिचुएशन अगर लेजर्स रिक्वायर्ड ना हो और हम एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बना रहे हो, तो बिल्कुल सिंपल सा काम रह जाएगा। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकें तो एक सेकंड बोर्ड पर जरा देखें। आपको पता है कि ये जो मैंने डिस्पोजल अकाउंट वर्ड लगाया था ताकि हम डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बना सकें, तो मैंने पहले आपको कंपाउंड एंट्री ही बताई थी। सबसे पहले हमने जो डिस्पोजल डिस्कस की थी वो एक कंपाउंड एंट्री में डिस्कस की थी। बाद में मैंने आपको उसी कंपाउंड एंट्री में डिस्पोजल के वर्ड्स लगा के डबल एंट्रीज बनवाई थी। तो बिल्कुल इसी तरह आप गौर से जरा बोर्ड पे दिखेगा, ये जो मैंने 3 एंट्रीज लिखी हुई हैं सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के केस में, इसमें अगर मैं ये डिस्पोजल के वर्ड्स जहां जहां लिखे हुए हैं वहां वहां से हटा दूं, तो अभी आप देखिएगा कि इसी एंट्री के अंदर गेन या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। किसको जस्ट गायब कर दूं? क्या कैश आ रहा है? क्या मशीनरी जा रही है? डिस्पोजल अकाउंट अगर नहीं बनाना तो डिस्पोजल अकाउंट के वर्ड्स को अगर गायब कर दिया जाए तो पीछे क्या बच जाएगा? प्लीज क्या बच जाएगा यार? कैश डेबिट बच जाएगा, मशीनरी की अमाउंट पे क्रेडिट बच जाएगी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बच जाएगी या क्रेडिट बच जाएगी? तो अब अगर इसकी जस्ट तरतीब में ठीक कर दूं, तरतीब ठीक का मतलब डेबिट्स इकट्ठे कर दूं और क्रेडिट्स को अलग कर दूं, तो सिर्फ क्या डिफरेंस है जो पहले आपने लिखा और जो मैंने किया? क्या मैंने हेड्स बदल दिए हैं या मैंने एंट्रीज में जस्ट डिस्पोजल खत्म कर दिए? तो कौन से 3 हेड्स रह गए आप? कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट रह गया। डिस्पोजल अकाउंट अब इस एंट्री से बन भी नहीं सकता है, या बन सकता है? डिस्पोजल अकाउंट तभी बनेगा ना जब हम डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट डेबिट वगैरह करेंगे। तब आप कैलकुलेटर जरा पकड़ें, इन्हीं 3 हेड्स को गौर से अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह अभी इसी एंट्री में आपको वो लॉस नजर आ जाएगा जो हमें डिस्पोजल पे हुआ है। ये मेरी तरह एंट्री मुझे बैलेंस करके दिखाया जरा। डेबिट अमाउंट्स का कितना टोटल बनता है? 14,70,000। और क्रेडिट्स में कितना है बताएं? डिफरेंस किधर लिखूं? डेबिट अमाउंट्स में लिखूं या क्रेडिट अमाउंट्स में? अच्छा, अब ये लेजर नहीं है, ये एक डबल एंट्री हुई है। डेबिट अमाउंट्स में डिफरेंस है या क्रेडिट अमाउंट्स में? तो क्या ये 30,000 गेन ऑन डिस्पोजल है या लॉस ऑन डिस्पोजल? और ये लॉस ऑन डिस्पोजल पर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। मैंने आपके सामने क्या किया? ये काम कब होगा? जब लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब आप कहेंगे अपने पेज पे वापस जाए, ऊपर अपने सामने वही पहली एंट्री रखें। इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड में आपने लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं प्लीज, पहले क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? आपने कैश डेबिट लिखा हुआ है, एसेट क्रेडिट लिखा हुआ है एट WDV। अब एक सेकंड बोर्ड पे देखें क्या डिफरेंस है। अब एसेट क्योंकि एट कॉस्ट है, इसलिए फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हो रही है, जो आपको नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा नहीं बनाया हुआ। तो वही हेड्स हैं, 2 मेन वही हेड्स हैं, कैश और एसेट, लेकिन क्योंकि एसेट कॉस्ट पे क्रेडिट हो रहा है इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला हेड भी आ जाएगा अगर आप सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आई होप के बात क्लियर है। आप इस तरह डेफिनेटली नहीं कर सकें जो मैंने किया, मैंने तो मिटा दिया उसे सिंपली। आप ऊपर वापस हैं, जो मैंने लिखा है वो आप उसके सामने सामने लिख लें ताकि जरा कंपैरिजन इजी हो जाए। जरा बोल देंगे क्या लिखूं सबसे पहले? कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट। अच्छा फिगर्स मैं वही लिख रहा हूँ जस्ट ताकि जरा थोड़ा सा आप भी रिलेट कर सकें बाद में। तो कैश डेबिट कितने से अगर नीचे वाली फिगर्स लिखूं? 13 लाख।
Accumulated appreciation debit 170,000. Machinery credit 15 लाख मीन्स कॉस्ट है। और जो डिफरेंस है इस केस में, क्योंकि डेबिट अमाउंट्स में है इसलिए लॉस है, और यही डिफरेंस अगर क्रेडिट अमाउंट्स में आ जाए तो गेन भी हो सकता है। एनी फाइनली कंफ्यूजन प्लीज नो। अब मैं जरा रुक रहा हूँ 2-3 मिनट, आप लोग प्लीज जरा सारा ये जो हमने लिखा भी है इसको भी रिवाइज कर लें, और अगर और भी कोई पॉइंट ज़हन में आता तो प्लीज पहले वो फाइनल कर लेना, और प्लीज रो रिवाइज किया करें। अगर कोई भी कंफ्यूजन है काइंडली से दूर करें ताकि आगे जाके फिर प्रॉब्लम्स ना आए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर? और जरा एंट्रीज जरा काइंडली अपने आप को जरा बोल के सुना दें जितनी भी हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इसे सोचा जाए तो 4 हो गई हैं शायद, 4 डिफरेंट सिचुएशंस बन गई हैं शायद। जरा करें जरा फाइनल, बोल बोल के सुनाएं अपने आप को, जरा याद कर करें था। ऊंची आवाज में से नहीं, अपने आप को आवाज तो आए यार, अपनी आवाज अपने आप को तो आए। बेटा वो तो डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट तब एंट्री होती है जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब इस वक्त डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही, ये तो एसेट हमारी बुक से खत्म हो रहा है, ये तो एसेट खत्म हो रहा है, एसेट डिस्पोज हो रहा है। तो एसेट अगर खत्म हो रहा है तो उससे रिलेटेड कॉस्ट के और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस अब खत्म हो रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही। अब एसेट तो हमारी बुक से निकल गया, तो अब एसेट हमने डेप्रिशिएट क्यों करना है? ठीक है प्लीज। लेकिन खैर मुझे क्लास में भी और ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में भी महसूस ऐसे हो रहा है कि कुछ बच्चे उनका आज फर्स्ट डे है, तो पिछले 2 दिनों से जो मैं बहस कर रहा हूँ, ये फर्स्ट डे में अचानक आपको क्या पता चलना है इसका? कभी भी अगर कोई लेक्चर रह जाए किसी वजह से तो बेटा पिछले लेक्चर्स लेना मेरा ख्याल है कंपलसरी है। इस तरह डेफिनेटली जो ये तो कल की सारी डिस्कशन है जिसकी बेस पे मैंने आज कुछ बात आगे बढ़ाई है, तो अगर किसी के कुछ लेक्चर्स 1-2 रहते हैं तो प्लीज वो क्लियर करें, और काइंडली कोशिश करें कि रेगुलरिटी से क्लास अटेंड करें। ये क्लास में तो कोई नहीं, जो 1-2 नजर तो आ रहे हैं जिनका आज फर्स्ट डे है, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लास बेटा रह जाए किसी वजह से तो काइंडली फिर वो लेक्चर लेना मेरे ख्याल जरूरी है, वरना अब जो कल बहस हुई है उसकी बेस पे ये सारी मैंने डिस्कशन की है, इस तरह शायद आइसोलेशन में सही समझ भी ना आए। मेरा पहला दिन है ना क्लास में आज, आप तो रेगुलर आ रहे हैं सारे। जी सर, एनी कंफ्यूजन सर? ये बेटा जो लॉस है ये प्रॉफिट लॉस में फाइल नहीं जाना, अकाउंट का मतलब अगर आप लेजर बनाना चाहते हैं तो लॉस के नाम से एक लेजर बन जाएगा। नहीं मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, मैंने लॉस के साथ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लॉस फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में
अदर एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएगा। इस अकाउंट का मतलब किस लेजर में जाएगा? अपने लेजर में जाएगा। किस लेजर में जाएगा? इस लॉस को छोड़े, एक सेकंड, ये बोर्ड पर देखा जरा, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया जरा, आप भी मेरे हेल्प करें जरा। ये कैश डेबिट किस लेजर में जाएगा? कैश के लेजर में, डेबिट साइड में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट किस लेजर में जाएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में, डेबिट साइड पे। मशीनरी किस लेजर में कहाँ जाएगी? मशीनरी के लेजर में, क्रेडिट साइड पे। और अगर आपने लॉस का कोई लेजर बनाना है तो लॉस किस लेजर में जाएगा? लॉस के लेजर में। और किधर जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा। और देन अगर आपने इसे बैलेंस करना है तो फिर बैलेंस करके फिर आप लिखते हैं कि प्रॉफिट लॉस में 30,000 जाएगा। तो अगर लॉस का भी लेजर बनाना है तो फिर लॉस के लेजर, लॉस के अपने लेजर में लॉस जाएगा, तो वहां से प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। तो हर हेड अपने अपने लेजर में जाएगा, हर हेड की फिगर अपने अपने लेजर में जाएगी। किसके अगेंस्ट? अगर अपने रेफरेंसेस की आप बात कर रहे हैं तो आप जरा इसकी हेडिंग पढ़े जो मैंने लिखवाई थी। इस पॉइंट की हेडिंग ही क्या है कि ये काम हमने कब करना है? अगर लेजर्स एग्जामिनर ने मांगे ना, नहीं ऊपर ही है, इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। वरना अगर रेफरेंस लिखना अपने तो मशीनरी रेफरेंस लिखेंगे जो ऑपोजिट रेफरेंस होता है। लेकिन ये पूरी कंपाउंड एंट्री हम करेंगे कब? जब लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे। लेकिन अगर इवन देन आप बनाना ही चाहते हैं तो लॉस से ऑपोजिट फिर मशीनरी का रेफरेंस आएगा। जी, एनी अदर कंफ्यूजन? ये बड़ा सिंपली बात मैंने आज ये की है कि अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो इसका मतलब हमारी बुक्स में एसेट WDV की फिगर पे आ रहा होगा और हमने डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हुए WDV पे ही रिकॉर्ड करना है, तो देन तो कोई इशू नहीं बनेगा। लेकिन अगर एसेट अकाउंट एक कॉस्ट पे है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलग है तो इवन देन गेन लॉस की कैलकुलेशन तो WDV की बेस पे ही होती है। लेकिन अब हमें WDV बनाने के लिए दो एंट्रीज करनी पड़ेगी। कॉस्ट को अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा डिस्पोजल अकाउंट में, और उस कॉस्ट को फिर WDV में कन्वर्ट करने के लिए एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की एंट्री अलग करनी पड़ेगी। बस ये डिफरेंस है। अगर WDV पे लेजर है तो ऑलरेडी WDV लेजर के अंदर बनी होगी, हमें किसी एक्स्ट्रा एंट्री की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो फिर WDV उसको उस कॉस्ट को WDV में कन्वर्ट करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी इन द डिस्पोजल अकाउंट, ताकि WDV से कैश का कंपैरिजन हो सके। चाहे एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो, चाहे एसेट अकाउंट WDV पे हो, गेन और लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड्स एंड WDV। एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट पे है तो फिर WDV बनाने के लिए एक थर्ड एंट्री करनी पड़ेगी। ये शायद फाइनली कुछ इस तरह से मैंने बात की। ठीक है जी, प्लीज। जी, आपका कोई क्वेश्चन सर? चले बेटा, फाइनली इस तरह करें, फिर एक क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें, अपने नोट्स तरह निकालें। अरे ये तो बहुत कुछ हमने पढ़ा इधर इधर उधर, इसको क्वेश्चन फॉर्म में कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। ये एक आसान से क्वेश्चन से डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हर चीज आपके लिए नई महसूस आप लोगों को होगी, इसलिए आप फुली इन्वॉल्व रहेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, एक एक एंट्री जो मैं पूछूंगा प्लीज जरूर पार्टिसिपेट आप करेंगे। फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। मिल गया सबको? क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट से थोड़ा सा नीचे है, पेज नंबर 3 पे। अब मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट of a firm for 3 years ended 31st December 2014 appears as follows। आपके सामने एक मशीनरी का अकाउंट है
जो कॉस्ट पे बना हुआ है और 3 सालों का ये बना हुआ है और 3 साल जो एंड कर रहा है वो 31 दिसंबर 14 पे कर रहा है। और से अगर आप लेजर देखें तो ये लेजर 2012 से शुरू हुआ हुआ, फिर 2013 और फिर 14 पे जाके एंड हो रहा है। तो आज जरा ये लेजर मेरे साथ पढ़ेगा। 2012 मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड देखें, 2012 में ब्रॉड डाउन नहीं है, सिर्फ 1 जनवरी 2012 पे टू कैश लिख के एक एंट्री बनाने की कोशिश हुई है। और नंबर 1 का शायद मतलब मशीनरी नंबर 1 कितने रुपए लिखे हुए, क्या एंट्री लिखी हुई है, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। और फिर देन शायद और कोई एडिशन नहीं हुई 2012 में। क्रेडिट साइड पे फिर सिंपली सीडी बैलेंस से कैलकुलेट हो गया। डेप्रिसिएशन यहाँ क्यों नजर नहीं आ रही? एसेट अकाउंट प्लीज कॉस्ट पे बना हुआ है, कॉस्ट पे अगर है तो डेप्रिसिएशन अलग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में होगी, जो इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा। तो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 31 दिसंबर 2012? 50,000 और फिर वही 50,000 नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बना दिया गया है 2013 के स्टार्ट पे। देन 2013 में 1 जुलाई शायद एक और मशीन नंबर 2 खरीदी गई, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर दोनों मशीनों का टोटल बैलेंस 70,000 31 दिसंबर 2013 पे क्लोजिंग हो गया, जो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे ब्रॉड डाउन बन गया। सबको समझ आ रहा है कैसे बना हुआ है? 2014 में बेटा फिर क्या हुआ, 1 जुलाई 14 को फिर एक 15,000 की मशीन नंबर 3 और खरीदी। इन अदर वर्ड्स 2014 के एंड पे फिर टोटल 3 मशीनों का क्लोजिंग बैलेंस 85,000 रुपीज कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ तक हमें 31 दिसंबर 2014 का कुछ डाटा दिया हुआ है। और डेप्रिसिएशन नजर आने की वजह यह है कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, depreciation at the rate of 20% on diminishing value basis simply means reducing balance method was accumulated in provision, underline करना जरा words, provision for depreciation account। हाँ जी, provision for depreciation account simply एक ऑल्टरनेटिव नाम है, नीचे नोट पढ़े रिक्वायरमेंट के नीचे अंदर, ये सिंपली एक accumulated depreciation ही का एक पुराना नाम है। तो अगर कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्ड आ जाए तो आपके जहन में क्या आएगा कि किसकी बात हो रही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। हम शायद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अगर कभी एग्जामिनर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज कर ले तो आपको प्लीज क्या जहन में आना चाहिए कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही की बात हो रही है। ये शायद तकरीबन उसी तरह से है जिस तरह शायद एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, उसको एक और नाम भी दिया जाता है, उसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कह देते हैं। तो उसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहा जा सकता है। हम नहीं कहेंगे, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अगर एग्जामिनर वर्ड यूज कर दे तो हमने परेशान भी नहीं होना। दोबारा पढ़ने सेंटेंस, रेट क्या है डेप्रिसिएशन का, मेथड कौन सा है, और शायद वो ना भी बताता तो हमें पता है। ऊपर अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना हुआ है तो डेप्रिसिएशन जो है वो कहता है एक्यूमुलेट हो रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 1 अक्टूबर 2015, ऊपर 2014 तक का डाटा था, लेकिन 1 अक्टूबर 2015 मशीन नंबर 2 ढूंढे गई जो 20,000 की आई थी। किस डेट पे? 1 जुलाई 13 पे। वो कहता है मशीन नंबर 2 वाज डैमेज्ड एंड हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 25,000। पुरानी मशीन डैमेज हुई है और उसकी जगह एक नई मशीन आई है 25,000 की, और कहता है मशीन वाज इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 12,400 was received। किस मशीन के अगेंस्ट? मशीन नंबर 2 डैमेज हुई, लेकिन वो शायद इंश्योर हुई भी थी, इंश्योरेंस उसकी करवाई हुई थी, और कितने पैसे उसके बदले मिल गए हैं? 12,400 हमें इंश्योरेंस कंपनी से कैश रिसीव हो। डन है सर, यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन है। अब मशीन नंबर 2 जो है वो अगर डैमेज है और उसके अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो मशीन नंबर 2 का शायद हम क्योंकि मशीन नंबर 2 की हम डिस्पोजल की वर्किंग कर रहे होंगे और उसकी जगह जो नई मशीन आई है उसे हम परचेज के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्लियर है प्लीज? नई मशीन की कॉस्ट क्या है, और जब मशीन डैमेज हुई है उसको फिर आप अपनी बुक्स से हम निकाल देंगे और उसके अगेंस्ट जो पैसे आए हैं उसका फिर कंपैरिजन करके देखेंगे। 12,400 क्या है वैसे? नहीं 12,400 क्या है?
सॉर्ट ऑफ उसी तरह से है। असल में कल एक वर्ड मैंने बोला था डिस्पोजल, और उस वक्त उसके साथ लिखा था सेल, लेकिन डिस्पोजल के बहुत से मोड्स हो सकते हैं। एक ये कि हम बेच दें, और एक ये भी हो सकता है कि हमने डैमेज थी और डैमेज के अगेंस्ट इंश्योरेंस मिल जाए। असल डिस्पोजल का मीनिंग होता है, या डिस्पोजल वर्ड तब यूज होता है जब हमने अपनी बुक्स में से एसेट को क्रेडिट करना हो। तो वो ये भी रीजन हो सकती है कि हमने खुद से बेचा, और ये भी हो सकता है कि किसी वजह से वो खराब हो गया या पुराना हो गया और हमें उसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ा, और उसके अगेंस्ट अगर हमें को पैसे मिल जाए तो इवन देन डिस्पोजल अकाउंट बन सकता है गेन लॉस कैलकुलेट करने के लिए। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 12,400 क्या कहलाएगा? नहीं मतलब ये क्या है, ये डिस्पोजल प्रोसीड्स है, क्या ये गेन है, ये कैश है? ये कैश मिला है। अब इसे किससे कंपेयर होना चाहिए ताकि पता चले कोई नेट करके कोई गेन हुआ है लॉस हुआ? 20,000 ढूंढे जरा। मशीन नंबर 2 की कॉस्ट क्या थी? तो क्या 20,000 और 12,400 को कंपेयर करें? कॉस्ट और कैश को कंपेयर नहीं करेंगे। 1 जुलाई 13 ढूंढे जरा उसकी डेट। क्या 1 जुलाई 13 से लेके 1 अक्टूबर 15 तक, 1 जुलाई 13 जब एसडी मशीन नंबर 2 खरीदी थी, वहां से लेके 1 अक्टूबर 15 डैमेज से पहले पहले ये मशीन यूज भी हुई है। तो यूज होने की वजह से जो इसकी डेप्रिसिएशन बनती है उसको एक्यूमुलेट करके देखना पड़ेगा, और फिर 1 अक्टूबर 15 पे डब्ल्यूडीबी निकालेंगे, और उस डब्ल्यूडीबी का फिर कैश से कंपैरिजन होना चाहिए। कुछ क्लियर हो गया मेरे वर्ड्स? बाकी भी इंशाल्लाह फिर लिख के आपसे वर्किंग करवाता हूँ। रिक्वायरमेंट पढ़े, लिखा हुआ है प्रिपेयर 2015, 3 लेजर्स अंडरलाइन करें। मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मींस, एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो 2015 से रिलेटेड हमसे 3 लेजर मांगे हुए, मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। नेक्स्ट लाइन, ऑल वर्किंग्स टू बी शोन, ये हमेशा एग्जामिनर को वर्किंग्स प्रेजेंट करनी है साफ सुथरी। और नेक्स्ट वो कहता है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन टाइम बेसिस। इसका मीनिंग पता है? डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन टाइम बेसिस। असल में डेप्रिसिएशन चार्ज करने की भी 2 शायद पॉलिसीज हैं, एक टाइम बेसिस है और एक फुल ईयर पॉलिसी भी होती है। टाइम बेसिस का मतलब जिस दिन से एसेट खरीदा उस दिन से ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन चार्ज करें, और कब तक चार्ज करते रहें? जब तक एसेट आपके पास है, डिस्पोजल तक। लेकिन एक फुल ईयर पॉलिसी भी होती है कि चार्ज फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। आइडिया है या नहीं है? अगर नहीं भी है तो ठीक है, मैं डिस्कस कर लूंगा। लेकिन टाइम बेसिस चले पता है, टाइम बेसिस सिंपली मींस जितना अच्छा एसेट यूज हुआ, और नॉर्मल भी शायद यही है, लेकिन उसके अगेंस्ट एक फुल ईयर पॉलिसी भी होती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को उसका आइडिया नहीं है, तो वो इंशाल्लाह फिर मैं खुद डिस्कस कर लूंगा। आइडिया तो बड़ा कुछ है लेकिन आप बता नहीं रहे। टाइम बेसिस का सबको पता है। टाइम बेसिस का मतलब एसेट जितना अर्सा यूज हुआ है अकॉर्डिंगली उतने मंथ्स हम गिन लेंगे। मसलन जरा फर्स्ट या सेकंड ईयर जरा बेहतर रहेगा, सेकंड ईयर में जाए 13 वाला जो था 2013 में जो मशीन नंबर 2 आई है किस दिन आई है? 1 जुलाई 2013। अब ईयर एंड 31 दिसंबर लग रहा है, तो 2013 वाले साल में ये मशीन कितना अर्सा फिर यूज हुई होगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 2013 में फिर इसकी 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। आइडिया है ना इसका? तो टाइम बेसिस सिंपली मींस कि एसेट जितना अरसा यूज हुआ है उतने अरसे की डेप्रिसिएशन उस पर उस साल चार्ज होनी चाहिए, और हम मंथ्स अकॉर्डिंगली काउंट कर लेंगे, जिस तरह होपफुली आप पहले भी करते रहे हैं। आ जाए दोबारा रिक्वायरमेंट की तरफ। क्या बनाना है हमने? मशीनरी अकाउंट, डिस्पोजल एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट। आए बिस्मिल्लाह पढ़ें, रजिस्टर खोलो। ये 2-3 क्वेश्चंस अभी आपने समझ के मेरे साथ सॉल्व करने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आप इंडिपेंडेंटली भी करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरह कर ली कीजिएगा, जरा खुला खुला साफ सुथरा, मसलन 2 लेजर आमने सामने खोल लें, अपने पेज के क्वेश्चन नंबर 1 रेफरेंस लिख लें, अपने लेफ्ट साइड ऑफ द पेज मशीनरी अकाउंट, ऑपोजिट साइड पे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, और तकरीबन हाफ पेज रख लें, खुला खुला कर लें, कोई नहीं, जगह कर बच जाए, खैर है। पहला सवाल जरा सही इतना
प्रॉपर एक्सप्लेन करके करें, ऐसे बीच बीच में वर्किंग्स ना चली जाए। हाफ पेज रख लें इनके लिए लेजर्स के लेफ्ट राइट साइड पे, और उसके नीचे फिर चले जाएं हाफ पेज छोड़ के, और थर्ड लेजर खोल लें डिस्पोजल अकाउंट। शुरू कर लें वर्किंग, फिगर साथ साथ लिखते हैं मिलके, या लेसन आप भी स्टार्ट करें। जी बन गए। जी किस साल की बेटा वर्किंग करनी है? हमें 2015 की वर्किंग हमसे करवाई जा रही है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फाइनली सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो 2015 वाला अकाउंटिंग पीरियड है ये किस डेट से स्टार्ट होकर किस डेट पे एंड हो रहा है। मीन्स हमने किस डेट से किस डेट तक सोचना है। 1 जनवरी 15 से स्टार्ट करना है हमने, और 31 दिसंबर 15 तक अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में हमने 15 को सोचना है। हमारे ईयर एंड 31 दिसंबर है, क्या ये जरूरी है कि हमेशा ईयर एंड 31 दिसंबर ही हो? ये 30 जून भी ईयर एंड हो सकते हैं, 30 सितंबर वगैरह भी सुने होंगे आपने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 31 दिसंबर पे ईयर एंड्स हो रहे हैं, तो 2015 मींस 1 जनवरी 15 से लेके 31 दिसंबर 2015 तक की हमें वर्किंग सोचनी है। अब लेजर्स आपके सामने, एक एक लेजर सोचते जाएं। बताएं कोई मशीनरी अकाउंट में ब्रॉड डाउन होगा? क्या ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर है 2015? देखें क्वेश्चन का डाटा, क्या मशीनरी अकाउंट में कोई ब्रॉड डाउन होगा सर? किस साल का क्लोजिंग किस साल ओपनिंग बन जाएगा? तो 2014 का क्लोजिंग ढूंढने के है, तो 85,000 जो 2014 का क्लोजिंग है वो हमारे लिए 2015 के स्टार्ट पे ब्रॉड डाउन बैलेंस के तौर पे डेबिट साइड पे आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन? क्या एसेट अकाउंट में ब्रॉड डाउन होते हैं? एनी कंफ्यूजन? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की तरफ आए। क्या एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का भी कोई ब्रॉड डाउन होना चाहिए इस सिचुएशन में? होना चाहिए इस सिचुएशन में। ढूंढने कितना है? होना चाहिए वैसे। वो मशीनें जो पिछले 3 साल यूज होती रही हैं, कौन कौन सी मशीन? मशीन 1, 2, 3, उनकी जो डेप्रिसिएशन है हमारे पीरियड के स्टार्ट पे, वो ब्रॉड डाउन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो देयरफॉर हम एक वर्किंग नंबर 1 बना लेते हैं। होना चाहिए वैसे। जब मशीनें यूज हुई हैं उनकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड फिगर होगी, लेकिन एग्जामिनर ने बताई नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप लोगों ने खुद से कर लेनी है। उसने मेथड बता दिया है, रेट बता दिए हैं, डेट्स बता दिए हैं। तो आए जरा वर्किंग नंबर 1 पे इकट्ठे होते हैं। लेजर्स के लिए जगह छोड़ दी आपने। वर्किंग नंबर 1 खुला खुला साफ सुथरा, कोई इशू नहीं। अगर थोड़ी सी लाइनें बच जाएं, मेन फोकस होना चाहिए कि चीजें सही अंडरस्टैंड हो जाए और उसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लिया जाए। वर्किंग नंबर 1 क्या करना चाहता हूँ, कोई हेडिंग बनवाएंगे इसकी तरफ? क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एज ऑन, शायद बेटा इस डेट की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ये लिखवाएं जरा, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एज ऑन, एज ऑन, एज ऑन, एज ऑन 1 जनवरी 2015। इन अदर वर्ड्स कह सकता हूँ 31 दिसंबर 2014। तो 31 दिसंबर 2014 का क्लोजिंग हमारे लिए 1 जनवरी 2015 का ब्रॉड डाउन बनना है। डन है सर? एनी कंफ्यूजन इन दिस हेडिंग?
देन मैंने जरा कुछ कॉलम्स में जरा वर्किंग इसलिए करनी ताकि आपको पूरी पिक्चर नजर आ जाए, सही तरह फिगर्स अंडरस्टैंड आप कर सकें, तो इसलिए साथ साथ कॉलम्स ना बनाइएगा, जरा कॉलम जरा ज्यादा है, जब आइडिया हो जाएगा कितने कॉलम्स हैं फिर अकॉर्डिंगली बना लीजिएगा। पहले मुझे जरा छोटी सी वर्किंग करवा दें, जरा फिगर जरा एक्सप्लेन कर दूं। डाटा देखें क्वेश्चन का, कौन कौन सी मशीन परचेज हुई है पिछले सालों में। अच्छा, इस वक्त हम 2015 की अभी वर्किंग नहीं कर रहे, 15 की वर्किंग हमने करनी है, लेकिन इस वक्त हम 15 के स्टार्टिंग पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हमने 2014 तक अभी सोचना। तो जो ऊपर आपके पास कॉस्ट वाला लेजर बना हुआ था, उसमें शायद इस वक्त इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। बाकी जो नीचे पड़ा था, जरा नीचे जो पैराग्राफ आया था लेजर्स के, वो किस साल डिस्पोजल और एडिशन हुई हुई है, वो 2015 में हुई हुई है, तो डेफिनेटली उसे भी कंसिडर हमने करना है। लेकिन फिलहाल हम ब्रॉड डाउन मींस पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होके सोच रहे हैं। तो पिछले सालों में हमारे पास कितनी मशीनें थी, 3 थी। तो एक तो सबसे पहले हम मशीन का जरा नंबर लिख लेते हैं, मशीन नंबर 1 2 3। अभी आप ना लिखें प्लीज, जरा मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ शायद। देन फिर इनकी मुझे रेस्पेक्टिव जरा कॉस्ट बता दें। मशीन 1 की कॉस्ट क्या थी, 50,000। मशीन नंबर 2 20,000। मशीन नंबर 3 15,000। इनकी फिर हमें डेट्स की जरूरत पड़नी है ताकि डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकें, तो परचेज डेट्स बताएं जरा। मशीन नंबर 1 परचेज हुई 1 जनवरी 2012। मशीन नंबर 2 1 जुलाई 2013, और मशीन नंबर 3 भी 1 जुलाई 2014। देन इन 3 कॉलम्स को देख के फिर हम पिछले 3 सालों की अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, 2012 की, 2013 की, 2014 की। और अगर फिर हम इन 3 सालों की डेप्रिसिएशन का टोटल कर लें, तो हमारे पास फिर 31 दिसंबर 2014 विच मींस 1 जनवरी 2015 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगी। बात कुछ मेरी समझ आ गई। तो ये जो मैंने 3 कॉलम बनाए, इसमें 2013 में कितनी कितनी डेप्रिसिएशन किस मशीन की, 13 में और 14 में हम डिविजली पहले कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में इनका फिर टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड फिगर आ जाएगी। अब ये डेफिनेटली जो मैंने पैटर्न बनाया है, ये सिर्फ एक वर्किंग का स्टाइल है, जो कुछ हार्ड एंड फास्ट जरूरी तो नहीं है, लेकिन इस वक्त मैंने इसलिए आपके सामने जरा एक्सप्लेन कर दिया ताकि फर्स्ट क्वेश्चन है जरा सही तरह अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाए। ठीक है, अब यहाँ तक आप बना लें कॉलम्स, फिर बाद में फिर आपसे डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवाता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ो, ठीक है। जी बन गए, शुरू करें सर। जी मशीन नंबर 1 सर, कैलकुलेटर प्लीज। और वंस अगेन लिखने से पहले समझने पे फोकस रखा करें। मशीन नंबर 1 की परचेज डेट क्या है,
मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग है और रेट 20% है और टाइम बेसिस पॉलिसी है। 2012 में क्या मशीन नंबर 1 की पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी? कैलकुलेटर पकड़े। कॉस्ट क्या है? 50,000। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रेट गिवन है। फर्स्ट ईयर रेट किससे मल्टीप्लाई होता है? तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। पूरे साल की डेप्रिसिएशन 10,000 लिख दूं। अब बेटा डेफिनेटली बहुत सी वर्किंग आप कैलकुलेटर पे करेंगे, वो सारी लिखना पॉसिबल भी नहीं है और शायद रिक्वायर्ड भी नहीं है। 10,000 अब सॉल्व सबने कर लिया प्लीज। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, फर्स्ट ईयर रेट किससे मल्टीप्लाई होता है और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स डब्ल्यूडीवी से। तो 2012 पहला साल था, पूरे साल मशीन यूज हुई होगी, 1 जनवरी पे परचेज की थी, तो 50,000 इंटू 20%। सबका आंसर ठीक आ गया। नेक्स्ट 2000 पहले ये मशीन नंबर 1 कंप्लीट कर लें। 2013 में मशीन नंबर 2 की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूं? 50,000 माइनस 10,000 डब्ल्यूडीवी बनाऊंगा और मल्टीप्लाइड बाय 20%। आपके कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 8,000। सबको पता कैसे आया? 50,000 जस्ट एक आध वर्किंग में जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, माइनस 10,000 करके डब्ल्यूडीवी बनेगी और मल्टीप्लाइड बाय 20% से डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ओके सर, ठहर लिख लीजिएगा प्लीज, एक और करवा दें, बाकी फिर आप कर लीजिएगा, मैं अगली 2 छोड़ दूंगा आपके लिए। 2014 में मशीन 1 की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? मशीन 1 ही यार, 2014 में सॉरी। 50,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 32,000 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 6,400। डन है सर। तो फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। और देन अगर इन तीनों को ऐड कर लूं मैं आपस में, तो 24,400 is the accumulated depreciation of machine number 1 as on 1st January 2015। आई होप कि सबने वर्किंग कर ली है। लिख लें, कोई एक आध फिगर मैंने बस एक्सप्लेन की है, बाकी इसलिए नहीं लिख रहा कैसे टाइम वेस्टिंग है, लेकिन आप सॉल्व कर चुके हैं आई होप। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई फिगर्स? इन्वॉल्व रहे इसमें, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। साथ साथ प्लीज बताएं अगर इशू है। ये सेकंड मशीन करें जरा इंडिविजुअली, लेकिन इसमें एक खतरा है। जी करें, चलें करें। 1 जुलाई 13 पे मशीन नंबर 2 आई है, तो 2012 में फुल ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी। नहीं, 2012 में 6 मंथ्स नहीं आएगी। अगर परचेज ही 13 में आपने किए तो 12 में कोई डेप्रिसिएशन परचेज करने के बाद ही आएगी ना। इतनी भी डेप्रिसिएशन से मोहब्बत अच्छी नहीं है। तो वाई नॉट इन 2012? परचेज ही 13 में है, और अब परचेज जब 13 में है तो वो भी कितने मंथ से करें? अब आगे कर ले बेटा, कंप्लीट कर लो, लिख लें। ये समझ आ गया जब 12 में मैंने डैश लगाया? परचेज है 13 में, तो 2012 में तो ये मशीन नंबर 2 थी नहीं जी। 20,000 इंटू 20% इंटू 6/12 होगा जी। हाँ, ये मंथ्स काउंट किया करें, कर लिया जुलाई से दिसंबर इंटू 20% इंटू 6/12 2000। और 2014 में कैसे? 20,000 माइनस 2000 मल्टीप्लाइड बाय 20% 5600 सॉरी 3600 36 सॉरी यार, या अल्लाह मदद कर मौला, सॉरी यार, झूठ से बचा मौला। ठीक है 3600 सॉरी 18,000 आ गया था ना सबका, और इन दोनों का बेटा सम 5600 इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन नंबर 2 3 करें। हाँ जी, ना 2012 में डेप्रिसिएशन आएगी ना 13 में, परचेज ही 14 में किया हमने, तो 14 की डेप्रिसिएशन 15,000
मल्टीप्लाइड बाय मशीन नंबर 3 के एंगल से, ये 2014 वाला ईयर पहला साल है, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% इंटू, ये भी 6/12 बन रहा है 1500, और इसका यही 1500 एक्यूमुलेटेड भी है, टोटल भी है विद रिस्पेक्ट टू मशीन नंबर 3। मैंने सारी वर्किंग्स नहीं लिखी हैं, जस्ट जहां मुझे महसूस हुआ है कि रिक्वायर्ड है वहां मैंने एक आध वर्किंग लिख दी है। कंप्लीट कर लें, कोई इशू प्लीज। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? देन बेटा शायद रिक्वायर्ड तो मैं टोटल ही है, बस टोटल का मशीन वाइज जो टोटल है, लेकिन एक जरा कंडी जरा 2012 का, 13 का, 14 का भी इंडिविजुअल टोटल करा जरा। 2012 की डेप्रिसिएशन, 13 की, ये रोज में, सॉरी कॉलम्स में, इन तीन चारों कॉलम्स का जरा टोटल करा। पहला तो 10,000 ही हो जाएगा, दूसरा भी 10,000 ही है, 11,500, और इन सब का सम 31,500। प्लीज जब भी कभी टोटल्स हो रहे हो तो काइंडली कैलकुलेटर पे करें। अब टोटल्स भी बोर्ड से देख के आप लिख रहे हैं, और पहले 10,000 का जो टोटल बोर्ड से देख के लिख रहे हैं, ये तो जुल्म है यार। मैंने दूसरा फिर भी ठीक है, पहला भी बोर्ड से देखा तो ठीक है। ये बेटा मैंने ईयर वाइज टोटल्स इसलिए किए हैं ताकि आप जरा काइंडली अपने जहन में एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना सकें। तो विजुलाइज करें, कुछ नजर आ रही है जहन में, क्या लिखा नजर आ रहा है उस पर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काइंडली अपने जहन में एक लेजर खोलना जरा। 2012 से जरा स्टार्ट करें कि ये लेजर कैसे होगा। 2012 का ब्रॉड डाउन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन नहीं हमारे पास। 2012 की डेप्रिसिएशन की एंट्री सुनाए। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, विच मींस ये 10,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में क्रेडिट हुआ होगा, और यही 10,000 पे सीडी बैलेंस क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे नजर आ रहा होगा। यही 10 फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनेगा 2013 में, फर्दर 10 ऐड होके टोटल 20 क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। 2014 के स्टार्ट पे 20 ब्रॉड डाउन होगा, हिम्मत कर रहे हैं, और फिर 20 ब्रॉड डाउन में 11,500 ऐड होके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 31 दिसंबर 2014 31,500 होगा, जो फिर हमारे 2015 वाले ईयर में ब्रॉड डाउन एक्यूमुलेटेड बैलेंस बन जाएगा। तो ईयर वाइज जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होंगी उसका फिर हमने शायद एक एक्यूमुलेटेड इफेक्ट कैलकुलेट कर लिया है। जो 31 दिसंबर 14 पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, वो हमारा 2015 के स्टार्ट पे ब्रॉड डाउन बैलेंस बन जाएगा। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर। लिखे अपने हाथ से कौन सी फिगर कहाँ लिखनी है हमने इस वर्किंग से, लिखे लिखे। वर्किंग 1 हमने कर ली है, अब इससे कौन सी फिगर है जो कहाँ लिखनी है और किस साइड पे लिखनी है, कहाँ लिखनी है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में ही आनी है जी। कितनी फिगर आनी है? 31,500, और इसका रेफरेंस के तौर पे हमने एक वर्किंग 1 स्पेसिफाई कर लिया है। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? इट मीन साल के शुरू में 85,000 जो मशीनें हैं उनकी कॉस्ट है, और उन मशीनों की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इज 31,500। ओके प्लीज। देन एक तीसरा लेजर भी है नीचे है, डिस्पोजल अकाउंट, इसका भी को ब्रॉड डाउन ढूंढना है नहीं, या होता ही नहीं है, गिवन नहीं है मेरा ख्याल। इसमें होता ही क्यों नहीं है? इसमें गेन या लॉस होगा, डिस्पोजल अकाउंट में या गेन होता है या लॉस होता है, और वो जिस ईयर का होता है उस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। हर साल का डिस्पोजल अकाउंट दोबारा जीरो से स्टार्ट किया जाता है। तो इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस ढूंढने की कोशिश करके भी आपने और मैंने शर्मिंदा नहीं होना है। किन चीजों के ब्रॉड डाउन होते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के होते हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट इज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग अदर गेन
और लॉस उसने प्रॉफिट लॉस में जाना है, तो हर साल का डिस्पोजल अकाउंट अलग बनेगा। इट मींस डिस्पोजल अकाउंट में कोई ब्रॉट डाउन होता ही नहीं है, याद रहेगा प्लीज। चलिए आप अल्लाह का शुक्र है, जो हमने बैलेंसेस ढूंढने थे वो तो हमने ढूंढ लिए ब्रॉट डाउन। अब हमें 2015 पे फोकस करना है। ये बड़ा तलब 5600 ही यार आ रहा है, मशीन नंबर 2 का 5800 कैसे बना लिया आपने? 2000 रुपया प्लस 3600 रुपीज इज इक्वल टू 5600 ही है, 5800 कैसे बना रहे हैं? ठीक है, थला हो गया सही? प्लीज सलाह यार, मुझसे सवाल पूछ के कहीं गायब हो गए। जी सर 2015 के एंगल से डाटा देखें जी क्वेश्चन का, बताएं कि 2015 में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है? 2015 में आप जरा पढ़ लें, जरा जो लास्ट एक पैराग्राफ था बीच में वो दोबारा नीचे पढ़ना। 2014 में 1800 कहाँ से है यार? आप पढ़े जी, मैं जरा वो तला के जवाब दे रहा हूँ आप लोग। अब जरा वो जो नीचे पैराग्राफ आया था एडिशन, एक रिप्लेसमेंट वाला और एक इंश्योरेंस क्लेम वाला, वो जरा पॉइंट आप पढ़ लें। 3800 बेटा कैसे बनेगा यार? 20,000 कॉस्ट है, 2000 डेप्रिसिएशन है और मल्टीप्लाइड बाय 20% है, कैलकुलेट करें 3600 बनता है। 18,000 है, 19,000 नहीं है। 18,000 इंटू 20% करेंगे तो प्लीज 3600 बनेगा। 1000 माइनस नहीं हो रहा, 2000 माइनस हो रहा है। ठीक है, तलब ये फाइनल हो गया प्लीज। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। जी सर, कौन सी डेट पे दो काम हो रहे हैं? 1 अक्टूबर 15 पे एक नई मशीन 25,000 की और मशीनरी नंबर 2 डैमेज है, उसकी फिर हमने डिस्पोजल की वर्किंग करनी है। तो पहले तो एक काम कर लें, जरा मशीनरी अकाउंट में नई मशीनरी की परचेज तो रिकॉर्ड करवा दें जरा, फिर डिस्पोजल पर जरा मिलजुल के बात करते हैं। जो नई मशीन आई है उसकी क्या एंट्री करें, किस डेट पे करूं? हाँ जी, डेट इसलिए लिखें ताकि फिर बाद में टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन का डिसीजन हो जाए। 1 अक्टूबर 2015 मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट चलेगा 25,000। ये बिल्कुल बेटा करेंगे, लेकिन 2015 में ही करेंगे ना, तो आप वो करने लगे। 1 अक्टूबर 15 पे मशीनरी नंबर 2 डैमेज है और उसकी जगह एक नई मशीनरी आई है। मैंने जब नई मशीनरी की एंट्री इसलिए पहले कर दी है क्योंकि शायद वो इजी है, बाकी जो डैमेज है उसकी इंशाल्लाह भी आपके साथ मिलजुल के वर्किंग करवाता हूँ। ठीक है, पोस्ट करना जरा। ठीक है मिस्टर खबीर, तो सेम डेट पे दो काम है, रिप्लेसमेंट हुई और जो अब डैमेज है उसकी इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं। शुरू करें आगे? अब डैमेज वाला जरा पढ़ लें सही तरह जरा, कौन सी मशीन डैमेज हुई, उसकी कॉस्ट क्या थी? 20,000। कब खरीदी थी, ढूंढ लें जरा चीजें सही। 1 जुलाई 13। कब डैमेज हुई? 1 अक्टूबर 15। उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम क्या मिला? 12,400। इसको अब पढ़ लिया हमने जितना पढ़ना था इस वक्त। अपने रजिस्टर में पिछले पेज पे जाएं, जो डिस्पोजल वाला पेज एक बनाया था सेंटर में लाइन लगा के, उसमें पहले 2-3 डिसीजंस ले लें। सबसे पहले बताएं क्या क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इसमें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर सेपरेट बन रहा है? इसका मतलब हम इस वक्त अपने पेज को जब पढ़ेंगे तो राइट साइड पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड की बहस नहीं होगी, राइट साइड की एंट्रीज की बहस होगी। उसमें भी दो हिस्से हैं, क्या लेजर्स रिक्वायर्ड वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट में लेजर्स आर रिक्वायर्ड है? इसका मतलब हमने ऊपर वाली कंपाउंड एंट्री नहीं देखनी है राइट साइड पे, हमने सीधा पेज के एंड पे लेफ्ट साइड पे आ जाना, सॉरी राइट साइड पे आ जाना, लेफ्ट साइड पे सॉरी नहीं राइट साइड पे। सबका पता है प्लीज? सेपरेट लेजर है, सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बन रहा है और क्वेश्चन में लेजर्स आर रिक्वायर्ड सिचुएशन है। इट मींस डिस्पोजल अब हमें रिकॉर्ड करते हुए 3 एंट्रीज देखनी है। 3 या 2? पहली कौन सी?
कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, सेकंड एंट्री एट कॉस्ट ढूंढनी है, और नंबर 3 डिस्पोजल डेट तक की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर हमने ढूंढ लेनी है। आए अब क्वेश्चन में वापस चलते हैं। क्या कैश की कोई इंफॉर्मेशन है? डैमेज के अगेंस्ट को कैश की इंफॉर्मेशन है, तो पहली एंट्री बोले। अब मैं एंट्री लिख नहीं रहा, एंट्री जहन में रख के पोस्टिंग करना चाह रहा हूं। कर दें ऐसे ही, अपने जहन में पहली एंट्री लिखें जरा। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, अपनी वर्किंग्स में रजिस्टर में कैश का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है, जो लेजर्स रिक्वायर्ड है उनमें सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड है। तो डिस्पोजल अकाउंट में मैं गया, किस साइड पे गया, क्या रेफरेंस आ गया, क्या इसका मतलब कैश का लेजर में डेबिट नहीं होना है, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए वो आपको लिखा नजर नहीं आ रहा। आई होप के सब मेरे साथ रहे। एक दफा जरा एंट्री दोबारा सुना दें जरा। एंट्री सुनाते हुए ऐसे ही अपने आप को बोर महसूस ना किया करें, यही असल गेम है यार। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, बाद में सिर्फ पोस्टिंग रह जाती है। वापिस जरा एक सेकंड पिछला पेज देखें, दूसरी एंट्री देख के सुनाएं, अपने सवाल में आ जाए, एट कॉस्ट से एंट्री होनी है इस केस में। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट अमाउंट बता दें, कॉस्ट पता है आपको इसकी 20,000 बेटा कॉस्ट थी। आराम से एंट्री दोबारा बोले। आराम से का मतलब आराम से डिस्पोजल डेबिट हुआ, और डिस्पोजल अकाउंट में जरा लिख लेते हैं 20,000। रेफरेंस क्या लिखूं? मशीनरी जी, एट कॉस्ट बेटा एंट्री हो रही है। अब एट कॉस्ट वर्ड शायद लिखने की जरूरत नहीं है, 20,000 लिखने का मतलब ये है कि एट कॉस्ट लिख रहे हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी का रेफरेंस आ गया। सेकंड कहां में गया? मशीनरी अकाउंट में डेट इसलिए लिखें क्योंकि वहां से फिर डेप्रिसिएशन की वर्किंग भी करनी होती है। डिस्पोजल की भी डेट लिखें, और रेफरेंस क्या आ जाएगा? डिस्पोजल, और किस साइड पे फिगर आ जाएगी? क्रेडिट साइड। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो जब भी कभी पोस्टिंग करूं तो मेरा ख्याल बोर्ड से देख के पोस्टिंग करना मुनासिब नहीं है। एंट्री जेन में रखें, पोस्टिंग कर लें, बाद में डेफिनेटली मैच जरूर कर लें, कहीं पोस्टिंग मेरा एरर ना हो। तो एज इट इज बोर्ड से देख के डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखना, आई होप कि कोई सेंसलेस कोई सेंस वाला काम नहीं है। कर लें पोस्टिंग, होगी? एनी कंफ्यूजन इन द पोस्टिंग्स? तो कौन सी दो एंट्रीज के इफेक्ट हमने लेनी है? कैश वाला और एसेट की कॉस्ट वाला। दोबारा पिछला पेज देखें, बार बार देखें, ये पेज याद होना चाहिए, और देख देख के याद कर लेना इंशाल्लाह। अब कौन सी एंट्री रहेगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। अब बेटा इसकी शायद अमाउंट की अभी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। हाँ जी, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। तो हम अब 1 जुलाई 2013 को जब ये एसेट खरीदा गया था, वहां से फिर कैलकुलेट करेंगे, एक वर्किंग करेंगे कि डिस्पोजल डेट तक कितनी टोटल एक्यूमुलेट हो गई है। मेरे वर्ड समझ आए प्लीज? कब खरीदा था इसे? 1 जुलाई 13 को खरीदा था, 1 अक्टूबर की हमें एक्यूमुलेटेड चाहिए। तो फिर जो 10 साल गुजर गए इंशाल्लाह उसकी अभी वर्किंग करके इकट्ठी फिगर कर लेते हैं। शायद हमने वर्किंग 1 में कुछ किया भी हुआ तो अमाउंट से। लेकिन एक मिनट पहले ये जो वर्ड्स आपने बोले हैं उनके रेफरेंसेस लिखवा देंगे, मैं किस किस लेजर में क्या लिखूं जाके? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में डेबिट साइड पे डिस्पोजल रेफरेंस आ जाएगा, सही कह रहा हूं? और डिस्पोजल के लेजर में क्रेडिट साइड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रेफरेंस आ जाएगा। डेफिनेटली अभी अमाउंट हमें ढूंढनी है, लेकिन मैंने जरा एंट्री के सिर्फ पोस्टिंग इफेक्ट्स लिख दी हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और ये अमाउंट ढूंढने के लिए जरा साफ सुथरी एक वर्किंग कर लें, और वर्किंग नंबर 2 का कोई रेफरेंस लिख लें कहीं। डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। बात समझ आई मेरी? तो मैंने रेफरेंसेस लिख ली हैं, लेकिन इसके सामने जो अमाउंट आनी है वो अभी हमने ढूंढनी है, विच इज एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑन 1 अक्टूबर 2015। एनी कंफ्यूजन?
आ जाए वर्किंग नंबर 2 में। वर्किंग नंबर 2 में एक हेडिंग बनाए, accumulated depreciation of disposal। और थोड़ा सा वर्ड और लगा लें, एज ऑन बताएंगे कोई डेट, 1 अक्टूबर 15। हाँ जी, 1 अक्टूबर जिस दिन डैमेज है, डिस्पोजल जिस दिन हो रही। एनी कन्फर्म? अब थोड़ा सा जरा वर्किंग 1 में आप जाए, जरा इंडिविजुअली जाए, जरा वो थोड़ी सी मेरी हेल्प करेंगे वैसे। आपको कहीं इसकी कोई क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नजर आ रही? किस मशीन की बात हो रही है? मशीन नंबर 2 वर्किंग 1 में जाए तो फिगर नजर आती है इसकी क्या? तो 5600 की बात हो रही है। नहीं, क्या वो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं है? लेकिन वो किस डेट तक की है? तो 1 जनवरी तक कह लें या 31 दिसंबर तक कह लें। क्या ड्यूरिंग द ईयर जनवरी से 1 अक्टूबर मींस, काउंट करें जनवरी से सितंबर, शायद अक्टूबर का तो भी स्टार्ट है। तो 1 जनवरी से 1 अक्टूबर मींस 9 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर भी ये मशीन यूज हुई है। तो 5600 डेप्रिसिएशन है अप टू 31 दिसंबर 2014। और जो फर्दर 9 मंथ्स बनते हैं, 9 काउंट होंगे सितंबर तक, जनवरी से सितंबर तक। अक्टूबर क्यों नहीं ले रहा? उसका तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो अगर उस 5600 में मैं फर्दर 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ऐड कर दूं, तो क्या डिस्पोजल डेट तक की टोटल एक्यूमुलेटेड बन जाएगी? तो 5600 ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, उसे वर्किंग 1 में से ले लें और उसमें फिर 9 मंथ्स की हम फर्दर ऐड कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है सर। तो फ्रॉम वर्किंग 1, बल्कि एक छोटा सा अगर काम करते हैं, वर्किंग 1 से फिगर 5600 आ जाएगी, लेकिन मैं जरा थोड़ा सॉल्व इसलिए करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा हमें आदत बन जाए। जस्ट एक मिनट, जरा मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इसका। बेटा वे आउट ये वैसे होता है, मैं डेफिनेटली नहीं कह रहा कि इस क्वेश्चन में ये जो मैं इस वक्त वर्किंग करने लगा हूँ ये कंपलसरी है, लेकिन अगर सपोज वर्किंग 1 ना होती तो इवन देन ये वर्किंग हम कैसे कर सकते थे, कहाँ से शुरू करते और कहाँ एंड करते, वो जरा आपके साथ जरा मैं डिस्कस करना जरा फिगर्स के साथ। जरा आप बताएंगे कहाँ से शुरू करते? परचेज डेट से शुरू करते और डिस्पोजल डेट पर रुक जाते। तो यकीनन पिछले 2 सालों की वर्किंग हुई हुई है, 1.5 ईयर टू बी वेरी स्पेसिफिक, 6 महीने और 1 साल की वर्किंग हुई हुई है। जरूरत नहीं है, लेकिन अक्सर ये वर्किंग पहले आपको नजर नहीं आया करेगी। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में जिस तरह वर्किंग करना चाहता हूँ, तो किया करेंगे, उसका पहले आपको जरा एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। तो वे आउट ये होता है इसका कि आप स्टार्ट करें जिस दिन ये एसेट परचेज हुआ है, एंड दैट इज, लिखने की जल्दी नहीं प्लीज, एंड दैट इज तो 1 जुलाई 2013 पे कॉस्ट थी 20,000। फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, पहले साल तो रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होके यकीनन 6 मंथ्स का वही 2000 बन जाएगा। डन है प्लीज? देन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होने की वजह से हमने 18,000 WDV कैलकुलेट कर ली। किस दिन की, जरा बता दें जरा? 2013 की। एक अभी 6 मंथ्स हुआ ना, फिर मल्टीप्लाइड बाय 20% नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन। सॉल्व कर दें, दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, वही 3600 बन गया। डन है? फिर इसको अगर माइनस करें तो 14,400। ये किस दिन की WDV है? और 31 दिसंबर 14 की जो WDV है, क्या इसकी बेस पे अब 2015 में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? मेथड कौन सा चल रहा है? तो फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो गया और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स अब WDV पे। तो जो 2015 वाला साल है उसमें अब 9 मंथ्स की जो डेप्रिसिएशन है वो किस अमाउंट से रेट मल्टीप्लाई करूं?
मल्टीप्लाइड बाय 20%, 14,400 और मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 12। आंसर काइंडली 2160। तो ये क्या है? ये 2160। हाँ जी, अभी ये डेप्रिसिएशन है, अभी जंप नहीं काइंडली लगाएं जरा। अगर इस डेप्रिसिएशन का माइनस करूं तो डिस्पोजल डेट पे WDV बन जाएगी हमारी। बताएं 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 बताएं। नहीं समझ आ रहा क्या कर रहा हूं? ये सॉल्व करें जरा फिगर। 14,400 माइनस 2160, 12240। क्या है ये? लेकिन हमारी हेडिंग क्या है? अपने पास देखें तो हेडिंग क्या है? हम तो एक क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निकालना चाह रहे थे। तो अब दो वेज हो सकते हैं, जितनी डेप्रिसिएशंस हैं या तो इन्हें प्लस कर लें, 2000 प्लस 3600 एंड प्लस 2160। इस वर्किंग की हमें वैसे सिर्फ किस फिगर की एक्स्ट्रा जरूरत थी? अगर वर्किंग वन अवेलेबल है तो 2160 चाहिए था। 5600 तो ऑलरेडी था, लेकिन अगर 5600 ना भी होता तो परचेज डेट से स्टार्ट करें और डिस्पोजल डेट तक फिगर्स कैलकुलेट कर लें। 1 मिनट, दो इसके वेज हैं, पहले सुन लें प्लीज दोनों। डेप्रिसिएशंस का सम करें जरा। अब ये 7760 क्या है? ये वो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है जो परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक ही कैलकुलेट होगी। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं, गौर से सुना जरा। 20,000 कॉस्ट थी और डिस्पोजल डेट तक 12240 की WDV है। 20,000 क्या है और 12240 डिस्पोजल डेट की WDV है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी एक बैलेंसिंग फिगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फाइंड आउट हो सकती है। करके देखें जरा। कॉस्ट से जब WDV बनी है तो बीच में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो या डेप्रिसिएशन को सम कर लें या ऑल्टरनेटिवली क्या करें बताएं? कॉस्ट और फाइनल WDV ऑफ डिस्पोजल का डिफरेंस लें। इन आइदर ऑफ द केस आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर बन जाएगी। अब जरा नोट कर लें, यकीनन शायद जरूरी नहीं था कि वर्किंग इस तरह से इस क्वेश्चन में की जाती, लेकिन अक्सर ये जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने चाहा जरा यही थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए। फिर बात प्लीज ना समझ आई हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। कंप्लीट करें, हर एंगल से वर्किंग लिखना। ये खुबैब साहब अभी बताता हूँ। जी वर्किंग जब लिख लेंगे तो बताना प्लीज। ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो मैंने दो तरह कैलकुलेट किए, समझ आ गई? या क्या करें या क्या करें, या वो भी ना करें, या मैंने किन दो वे से बताइए। या डेप्रिसिएशंस का सम कर लें या कॉस्ट में से कौन सी WDV माइनस कर दें।
नहीं, डिस्पोजल वाली डब्ल्यूडीवी, तभी डिस्पोजल डेट तक की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर? नोट हो गया? ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है, जरा वो भी काइंडली जरा सही एड्रेस हो जाए जरा। अब जिस टाइम ये क्वेश्चन आया ये एग्जैक्टली चला बेहतरीन वक्त है, शायद ये बात हो सकती है। ये 12,240 जो लास्ट फिगर आई है, ये जरा गौर से देखें, ये क्या है? 12240 डिस्पोजल डेट पे ये मशीनरी नंबर 2 की ये डब्ल्यूडीवी है। क्या जब मशीन डैमेज हुई है तो उस वक्त मशीन 20,000 की है या 12,240 की रह गई है? आप जरा देखें इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला। इसका मतलब हमें शायद कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है। तो मेरे सामने अभी ये जो बेटा आपने कहा ये शायद बिल्कुल सही कहा है, ये इंश्योरेंस क्लेम लॉस की कंपनसेशन के तौर पे मिलता है, लेकिन ये हमें तभी पता चलेगा कि लॉस की कंपनसेशन के तौर पे जो अमाउंट मिली है वो हमारी डब्ल्यूडीवी से कम मिली है या ज्यादा मिली है, जब हम वर्किंग कर लेंगे। तो ये वर्किंग अब हमने कर ली है, इससे हमें पता ये चला है कि हमें लॉस की हमें जो इंश्योरेंस क्लेम की अमाउंट मिली है वो हमारी डब्ल्यूडीवी से थोड़ी सी ज्यादा है, देयरफॉर हमें नेट करके 160 बन रहा है। जरा सॉल्व कर लें। 12400 है और ये 12240 है, तो 160 जो एक्स्ट्रा मिला ये फिर शायद गेन ऑन डिस्पोजल की एक फिगर है। ठीक है, ये खुबेब समझ आ गया? और वंस अगेन फुल कंसंट्रेशन से मेरे फाइनल वर्ड सुने। इंश्योरेंस कंपनी ने हमारी इस मशीनरी की मार्केट वैल्यू की बेस पे कंपनसेशन दी होगी। डब्ल्यूडीवी तो हमारी अपनी कैलकुलेशन के रिजल्ट में एक फिगर आ रही होती है, जो मशीन की उस वक्त मार्केट वैल्यू होगी डैमेज होने से पहले, उसके मुताबिक हमने इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से किया होगा, एंड दैट इंश्योरेंस क्लेम देयरफॉर मे बी डिफरेंट फ्रॉम द डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट, और वो कम ज्यादा होने की वजह से हमारा फाइनली नेट गेन या लॉस ऑन इंश्योरेंस क्लेम या ऑन डिस्पोजल बन सकता है। ये 12,240 क्या है? 12,240 ये तो डब्ल्यूडीवी है। तो हमने जब इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च किया होगा तो हमने तो वो फिगर क्लेम की होगी जो हमारे इस एसेट की मार्केट वैल्यू होगी, और उसके डिफरेंट होने की वजह से फिर गेन या लॉस बन सकता है। ठीक है खबर? एनी अदर कंफ्यूजन? चलिए जरा जहां तक बात हो गई है कम से कम इतनी कंप्लीट हो जाए। ये क्या यहाँ से कौन सी फिगर चाहिए थी हमें सारी वर्किंग से? 7760 चाहिए था। ढूंढे कहाँ चाहिए था ये? नहीं मतलब इसका क्या करना था हमने? इसकी एक डबल एंट्री बटा हो रही थी यार। डिस्पोजल अकाउंट, सॉरी accumulated appreciation account debit and disposal account credit by how much rupees? तो 7760 कैलकुलेट करने के लिए हमने फिर वर्किंग नंबर 2 बनाई है। तो accumulated appreciation debit 7760 पोस्टिंग करेंगे एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। क्या मतलब? तो अगर इंश्योरेंस ना हुई होती तो फिर डैमेज होने की वजह से लॉस हो जाना था। ये दोबारा वर्किंग नंबर 2 में जाएंगे जरा। अगर फॉर एग्जांपल ये मशीन इंश्योर्ड ना होती तो आपको पता है कितने रुपए लॉस हो जाने थे? 12,240 रुपए लॉस हो जाना। 12,240 का लॉस हो गया हमें, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ? हो जाना था इंश्योरेंस की वजह से। और फिर लगता है इंश्योरेंस वालों से जो हमने निगोशिएट किए उसके रिजल्ट में हमने उनसे 160 शायद एक्स्ट्रा ले लिए। तो ये 12240 हमारा लॉस है, लेकिन क्लेम मिलने की वजह से वो लॉस हुआ नहीं, और बल्कि हमने उसमें गेम चला के तो गेम कमा ली। ठीक है, क्लियर? ये बेटा अब हमने जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी उसकी बेस पे अपने लेजर्स में प्रेजेंटेशन तो फिगर्स की कर ली है, लेकिन आइए जरा लेजर्स को अकाउंटेंट की नजर से, अकाउंटेंट बन के जरा गौर से देखें क्या बात खत्म हो गई है या अभी कुछ रह गया है। मैं जरा चाहूंगा कि जरा तीनों लेजर्स को आराम से एक दफा फाइनल कर लिया जाए।
मशीनरी अकाउंट में है जरा, इस लेजर में ब्रॉट डाउन लिखा है हमने, एडिशन की एक फिगर आई है, क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल आई है, क्या बस इसे बैलेंस किया जा सकता है? ओपनिंग एसेट से कुछ नया एसेट आया, डिस्पोजल हो गई, हम लेजर को शायद सिंपली सीडी निकाल के बैलेंस कर सकते हैं, कर लेते हैं, मैंने वैसे जस्ट आइडिया दी है, मतलब लेजर पढ़ना भी आना चाहिए ना, कुछ एसेट थे, कुछ और आए, कुछ डिस्पोज हुए, अब सिंपली हम कैलकुलेटर पे बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं कितने रह गए। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर देखें, क्या वो बैलेंसिंग पोजीशन में आ गया? क्या आ गया उसमें? ब्रॉट डाउन आ गया है, डिस्पोजल आ गई है, कुछ फिगर मिसिंग नजर आ रही है? इस साल की डेप्रिसिएशन अभी रहती है, किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट वाली अभी एंट्री की पोस्टिंग रहती है, फिर उसके बाद हम इसे बैलेंस कर सकेंगे। लेकिन डिस्पोजल अकाउंट देखें, क्या डिस्पोजल अकाउंट में जो आना था वो आ गया है? एसेट अकाउंट क्योंकि कॉस्ट पे था, इसलिए फिर 3 फिगर्स डिस्पोजल अकाउंट में आनी चाहिए थी। डेबिट साइड पे एसेट की कॉस्ट आई, क्रेडिट साइड पे कैश आ गया, और डेबिट साइड की कॉस्ट को डब्ल्यूडीवी बनाने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। इट मींस डिस्पोजल अकाउंट में तो जो गेन है वो कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन बैलेंस करने से पहले मेरे ख्याल जो फिगर एक रह गई है पहले वो जरा कंप्लीट कर लें। तो सबको आइडिया प्लीज, अब डेप्रिसिएशन की बस वर्किंग है, किस साल की डेप्रिसिएशन की वर्किंग है? ये वर्किंग हो नहीं गई हुई, वर्किंग वन जरा देखें, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट नहीं हो गई, वो तो हमने पिछले सालों की कैलकुलेट की थी, तो अब किस साल को क्लोज करने लगे हम? 2015 की अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम? पोस्ट उसकी रेफरेंसेस लिख रहे हैं, फिर उसकी वर्किंग बनाता भी है टाइम, देखते हैं अगर कंप्लीट हो रहा है। किस डेट पे डेप्रिसिएशन? 31 दिसंबर 2015, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में क्रेडिट साइड पे फिगर आएगी। ये बेटा वो मैं शायद वही करने लगा हूं, लेकिन सिर्फ इस मशीन की नहीं, जितनी मशीनें यूज हुई हैं उन सब की इस साल की डेप्रिसिएशन आनी है। तो सिर्फ मशीन नंबर 2 नहीं, मशीन 1 अगर यूज हुई है तो उसकी 2, 3 और शायद एक नई भी आई है। तो अब इस साल जो मशीनें जितना जितना अरसा यूज हुए हैं, जो मशीन जितना जितना अरसा यूज हुई है उसकी इस साल की बेटा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे, तो शायद मैं आप जो कह रहे हैं वही करने लगा हूँ सिर्फ, लेकिन मशीन नंबर 2 की इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं। आप भी डाटा देखेंगे जरा, क्या इस साल मशीन नंबर 1 यूज हुई? कितना अरसा? पूरा साल। मशीन नंबर 2 यूज हुई है, कितना अरसा? 9 मंथ्स, फिर उसकी डिस्पोजल हो गई। मशीन नंबर 3 पूरा साल। और क्या इस साल कोई नई मशीन भी आई है? कौन सी? मशीन 4 मींस 25,000 वाली, और क्या उस पर भी डेप्रिसिएशन आनी है? मशीनरी का लेजर देखें, उस पर कितने मंथ्स की आनी चाहिए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब इस वक्त जो हम कैलकुलेट करने लगे वो ये है कि जो एसेट्स हमारे पीरियड में यूज हुए हैं, जितना जितना अरसा वो यूज हुए हैं, उनकी अब हम टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो डेफिनेटली वो जो आपने कहा वो भी आना, लेकिन उसके अलावा शायद बाकी सब एसेट्स को भी आना चाहिए। तो इसके लिए एक वर्किंग नंबर कोई 3 का रेफरेंस बना लें। हेडिंग बनवा दें, बाकी आप टेंशन ना लें, अगर नहीं आज कर सकेंगे तो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। बार बार फोकस आपका उसी पे है, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। जब भी कभी कोई एक्स्ट्रा टाइम लगाना होगा तो पहले आपसे इजाजत लूंगा, टेंशन ना लें। तो आज की कोई आपने इजाजत मुझे नहीं दी हुई, लेकिन हेडिंग तो लिख सकते हैं, वर्किंग नंबर 3 की हेडिंग तो बनवा दें। क्या करने लगे हैं सर? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, depreciation for the year ended 31st December 2015। चलिए, वर्किंग में थोड़ा सा टाइम शायद ज्यादा चाहिए हमें, तो वर्किंग इंशाल्लाह फिर कल कर लेते हैं। लेकिन आज बेटा फिर काफी कुछ हो गया मेरा ख्याल में, खासतौर पे ये जो अब हम आपने पिछला पेज कंप्लीट किया विद रिस्पेक्ट टू एंट्रीज, उसको भी रिवाइज करें। शायद कल का दिन और मेरे साथ आप एक और क्वेश्चन करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह होमवर्क्स भी स्टार्ट होंगे।
तो आज जो पढ़ा गया उससे काइंडली रिवाइज कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज अगले दिन जरूर क्लियर किया करें। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी अगर कोई इस वक्त क्वेश्चन है तो वो भी बता दें, वरना फिर कल भी बताइएगा। एनी कंफ्यूजन जो इस वक्त है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा? अल्लाह हाफिज़। ये ला किसका कंपाउंड एंट्री बनाना चाहिए तो पोस्ट बेटा? कंपाउंड एंट्री तब बनाते हैं जब लेजर्स ना बनाने हैं, और अगर लेजर्स बनाने हैं फिर डिस्पोजल अकाउंट वाली एंट्रीज करते हैं। कॉस्ट होगी 20,000 ही होगी ना, क्योंकि कॉस्ट तो 20 ही है। कैश था वो जो WD 12,400 कैश है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 7760 है और कॉस्ट 20,000। अगर कंपाउंड बनाना हो तो बना तो सकते हैं, लेकिन अगर लेजर्स रिक्वायर्ड है तो फिर वो कंपाउंड की बजाय लेजर्स में पोस्टिंग